अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 लेवल के लेसन नंबर 12 में आज हम जर्मन वर्ब्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी कोई भी एक्टिविटी आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्शन डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ब का सहारा लेते हैं। और जर्मन लैंग्वेज के अंदर वर्ब्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। उसमें कुछ वर्ब जो हैं वो रेगुलर हैं, कुछ इर्रेगुलर हैं, कुछ सेपरेबल वर्ब हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब हैं और इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम कुछ मैंने 4 या वर्ब सेलेक्ट किए हैं जो चारों के चारों बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं, स्पेशली जब आप जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो और A1 लेवल के अंदर, क्योंकि आपने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भी करवाना होता है तो इंट्रोडक्शन में भी ये वर्ब यूज़ होते हैं। और इन वर्ब्स के साथ कुछ प्रेपोजिशंस भी एसोसिएटेड होती हैं। प्रेपोजिशंस को हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इन वर्ब्स के साथ क्योंकि एग्जांपल्स के लिए मुझे कुछ प्रेपोजिशंस भी ऐड करनी पड़ी सेंटेंस के अंदर, तो हम उन प्रेपोजिशंस को भी देखेंगे कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन किस पोजीशन पे या कैसे कनेक्ट करनी है ताकि एक सेंटेंस बने। तो स्टार्ट करते हैं जर्मन वर्ब्स के साथ। ये वर्ब जो हैं ये सारे के सारे रेगुलर वर्ब हैं। इनकी पहचान एज सच बाद में हम देखेंगे कि ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन इसकी फॉर्म अगर आप देखें, ये मैंने 4 वर्ब लिखे हैं। वोनन जिसका मतलब है टू लिव, कॉमन टू कम, गेहन टू गो, आर्बाइटन टू वर्क और माखन टू डू। और इनके सारों के अंदर आप देखें तो एंड के अंदर आपको एक ई एन नजर आ रहा है। ठीक है, ये ई एन एक वर्ब की पहचान होगी कि जितने भी वर्ब होंगे उस उनके अंदर एंड के अंदर ई एन आएगा। अब इस फॉर्म को हम इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं वर्ब की। इंफिनिटिव फॉर्म। अब इस इंफिनिटिव फॉर्म के अंदर जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन होगा जो कि ई एन से हट के होगा, ई एन से पहले वाला जितना भी जो भी सेक्शन होगा वो इसको हम स्टेम कहेंगे। स्टेम मतलब एक बेसिक फॉर्म है। ई एन को हटा के जो पूरे का पूरी फॉर्म है वो इंफिनिटिव है, और उसमें से अगर हम ई एन को हटा देंगे तो वो उसको हम स्टेम कहेंगे। अब जब हमने जाइन और हाबन वर्ब किया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो भी होगा वो सब्जेक्ट के लिहाज से उसको हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये नहीं होगा कि हर वर्ब हर सब्जेक्ट के अंदर एज इट इज ही यूज होगा। जैसे हम इंग्लिश के अंदर अगर एग्जांपल लें तो ही गोस कहते हैं लेकिन यू गो। तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की निस्बत थोड़ी कम कॉम्प्लिकेशन है, कम कॉन्जुगेशन है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो सब पर्सनल प्रोनाउन है उन सब के साथ या काफ़ी सारों के साथ एक डिफरेंट तरीके से वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है। उसकी के लिए देख लेते हैं कि डिफरेंट जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है उनके लिए क्या कॉन्जुगेशन है। तो इश मतलब मैं, उसको जब हम वोनन को इश के लिहाज से यूज करना चाहेंगे, मैं रहता हूं, तो उसमें इश वोने आएगा। इसमें हमने एन को जो है वो हटा दिया है। तो इसी तरह कॉमन को अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हमने एन को जो है वो इश के लिए हटा देना है। इसके लिए खाली कॉमे आ जाएगा। इसी तरह गेहन वर्ब है जिसका मतलब है टू गो, इसके अंदर भी हम एन को हटा देंगे तो ये इसको की कॉन्जुगेशन बन जाएगी इश के लिए या मैं के लिए। आर्बाइटन, आर्बाइटन का मतलब है टू वर्क, और इसके अंदर भी आप देखें तो अगर मैं इश के लिए यूज कर दूं कि मैं काम करता हूं तो उसमें हम एन को हटा देंगे। इसी तरह माखन टू डू, उसके अंदर भी एन को अगर हम हटा देंगे तो वो माखे बन जाएगा। और माखे जो है वो एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म है इश के लिहाज से। फिर मैंने सेकंड पर्सन सिंगुलर है तुम, तुम रहते हो। तो इसमें मुझे क्या करना होगा कि जो स्टेम है
यानी जो कि ई एन से पहले वाला सेक्शन है वर्ब का, उसके साथ मुझे एस टी ऐड करना है और उससे जो फॉर्म बनेगी वो डू के लिए कॉन्जुगेटेड फॉर्म होगी किसी भी रेगुलर वर्ब की। तो ये सारे के सारे क्योंकि रेगुलर वर्ब हैं इसलिए सबको देख लेते हैं। ये मेरे पास स्टेम फॉर्म थी, उसके अंदर मैंने ई एन के बजाय एस टी ऐड किया है। तो ये वॉन्स्ट तुम रहते हो, कॉमन का जो स्टेम फॉर्म थी उसके आगे मैंने एस टी ऐड किया है, तो कॉम्स्ट तुम आते हो। गेहन में जो उसकी स्टेम फॉर्म थी जी ई एच या गे ए हा, उसके आगे मैंने फिर एस टी ऐड की है, तो गेस्ट। और ये जो है वो दू के लिहाज से कॉन्जुगेशन है गेहन वर्ब की। फिर आर्बाइट इसकी स्टेम फॉर्म है और इसके आगे मैंने एस टी ऐड कर दिया, तो ये तुम काम करते हो का एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो गई डू के लिए। फिर माखन है, माखन के अंदर भी मैंने एम ए सी एच के साथ एस टी ऐड कर दिया है, तो ये मास्ट हो गया है। और मास्ट का मतलब है टू डू, तुम करते हो। फिर जी है, जी के लिए आप काम आप रहते हैं, जी वोनन आप आते हैं, जी कॉमन जी गेहन यू गो तुम जाते हो, जी आर्बाइटन आप काम करते हैं, जी माहन आप करते हैं। इसमें ये काम करना है, स्पेसिफिकली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आर्बाइटन वगैरह का यूज होता है, और आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उसके लिए माखन का वर्ब यूज होगा। एल जी एज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, वो लड़का वो लड़की या कोई चीज, तो उसके लिए ये जो स्टेम फॉर्म है उसके साथ मुझे एक टी ऐड करना पड़ेगा। स्टेम के साथ मुझे एक टी ऐड करना पड़ेगा, स्टेम के साथ मैंने टी ऐड किया। स्टेम के साथ इधर थोड़ा डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक टी है, तो टी के साथ एक टी ऐड करने के बजाय इसमें जितने भी वर्ब जिनके स्टेम का लास्ट अल्फाबेट टी होगा उसके आगे हम टी के बजाय ई टी ऐड करेंगे। खाली उन वर्ब्स के लिए यहाँ पे स्टेम का आखिरी जो अल्फाबेट है वो टी नहीं है इसलिए ई ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे भी टी नहीं है इसलिए टी ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे भी वही चीज़। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टेम का आखिरी जो अल्फाबेट है वो टी है, तो उसके लिए हमें एक ई भी ऐड करना पड़ा है टी के साथ। और उसके अलावा ये माह इसकी स्टेम फॉर्म है, उसके मैंने आगे टी ऐड कर दिया, तो वो लड़का करता है वो लड़की करती है, ये चीजें कवर हो गई। फिर है वियर वोनन, जब भी हम का वर्ड यूज होगा, हम रहते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं, हम काम करते हैं, हम करते हैं, इन सब केसेस के अंदर आपका जो वर्ब है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ये आपका हम के लिए, तो ये आपका केस बहुत इजी हो गया कि जब भी आपने हम का वर्ड यूज करना है आप वर्ब को एज इट इज उठा के लगा देंगे। फिर अ, तुम लोग रहते हो, तुम लोग आते हो, तुम लोग जाते हो, तुम लोग काम करते हो, तुम लोग करते हो, इन सब केसेस में हमें स्टेम के साथ एक टी ऐड करना पड़ेगा। वो वही रूल है जो आप एस जी एस के साथ आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। वही कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे बन रहा है, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे और यहाँ और यहाँ। तो वियर के केस में ये था कि हमने एज इट इज वर्ब को यूज कर लेना है, ईयर के केस में सेम कॉन्जुगेशन हम यूज करेंगे जो हम एस जी एस के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास जी है, आप लोग रहते हैं, आप लोग
आते हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग करते हैं। इन सब केसेस में जब भी आप फॉर्मल तरीके से लोगों को से मुखातिब होते हैं तो उसमें आप वोनन को एज इट इज यूज करेंगे। तो ये वाला जी और ये वाला जी भी सेम फॉर्म लेंगे और उसके अलावा ये वियर भी वही फॉर्म लेगा। जैसे इसको आपको कोई कॉन्जुगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जी वो लोग रहते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग काम करते हैं, वो लोग करते हैं। इन सब केसेस के अंदर भी अपना जो भी वर्ब आप यूज़ करेंगे वो अपनी बेसिक या इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहेगा। उसको आपको कोई कॉन्जुगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो कॉन्जुगेशन बेसिकली आपको किसके लिए करनी है? कॉन्जुगेशन आपको करनी है एक तो इश के लिए, धू के लिए, एस के लिए और ईयर के लिए। एक दो तीन चार जगह पे आपको कॉन्जुगेशन करनी है और उनमें से भी अगर आप देखें तो ईयर और एस की कॉन्जुगेशन सेम होगी। तो बेसिकली आपको तीन कॉन्जुगेशंस को याद रखना है। बाकी सारी जो कॉन्जुगेशन है वो इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ ही आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स के इसमें इनको यूज़ कैसे करना है। अब आपने से कोई भी जब आप जर्मनी में फॉर एग्जांपल आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप से लोग पूछते हैं कि वो है कि आप कहाँ से आए, आपका ताल्लुक कहाँ से है। तो वो जो है अ, वो यहाँ पे आएगा कि अब मैंने इसकी जो एग्जांपल्स देखी लिखी हैं वो इस तरह से लिखी हैं कि मैंने हर जो सब्जेक्ट है वो उसमें डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन यूज किए हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो अगर आपने कहना है कि ही कम्स फ्रॉम फ्रांस, तो ही के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं एर, और यहाँ पे एर कॉम्ड, तो ये हमारे पास एर कॉम्ड, कॉम के बाद आपके पास टी आ गया। आउज एक प्रेपोजिशन है और जब भी आपने किसी सिटी या किसी शहर से बताना है कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ या मैं वहाँ से आया हूँ तो आपने आउज की प्रेपोजिशन यूज करनी है जिसका मतलब है फ्रॉम। इसके बहुत सारे यूजेज हैं, हम बाद में इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एर कॉम्ड आउज फ्रांकराइश, फ्रांस को फ्रांक राइश कहते हैं। तो ये एर कॉम्ड आउज फ्रांकराइश, ही कम्स फ्रॉम फ्रांस। अब आपने किसी को बताना है कि आप कहाँ पे रहते हैं तो वो कैसे बताना है? आई लिव इन जर्मनी, तो उसके लिए ये एग्जांपल है। इश और इश के साथ आपने टू लिव के लिए जो वर्ब है वो यूज करना है। टू लिव का जो वर्ब है वो जर्मन लैंग्वेज में इसको वोनन कहते हैं और वोने को जब हम इश के लिहाज से कॉन्जुगेट करेंगे तो वो वोने बन जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे इश वोने। इन प्रेपोजिशन आ गई जब भी आपने बताना है कि मैं इस शहर में रहता हूँ या इस कंट्री में रहता हूँ तो उसमें इन एक प्रेपोजिशन यूज होगी और फिर आगे कंट्री का नाम आ जाएगा जो भी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो। और अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो डॉइचलैंड। जब मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने से पहले मुझे नहीं पता था कि जर्मनी को डॉइचलैंड भी कहते हैं, और ये शायद आपके लिए भी नया हो अगर आपका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है जर्मन लैंग्वेज का। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट की तो फिर मुझे पता चला कि जर्मनी को डॉइचलैंड भी कहते हैं। और ये कोई 2006 की बात है, उस वक्त मैंने पहली दफ़ा जर्मन लैंग्वेज को हाथ लगाया था। फिर है हमारे पास गेहन का वर्ब, उसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं
अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए गेन का मतलब है टू गो। अब आप के लिए एक टेस्ट है थोड़ा सा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन से वाला जी है। जी ये वाला जी है, ये वाला जी है, ये वाला या ये वाला। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है। और वर्ब की जो फॉर्म है वो गेट है, तो गेट जो है वो यहाँ पे है। इसका मतलब है ये वाला जी है और ये कैपिटल से इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसलिए हमने एस जो है वो कैपिटल रखा है। और इसके लिए जब भी हम कहीं जा रहे होंगे तो जो भी प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे वो हम नाख यूज करेंगे। एन आ से हा, नाख, नाख। और दुबई फॉर एग्जांपल, इश जी गेट नाख दुबई, शी इज गोइंग टू दुबई। ये एग्जांपल हो गई। फिर हमारे पास आर्बाइटन की एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप मतलब कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं, आप किसी कंट्री का नाम भी ले सकते हैं और आप किसी शहर का नाम भी ले सकते हैं। आर्बाइटन में मैंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है या पर्सनल प्रोनाउन वो दू है, और आर्बाइटन की जो कॉन्जुगेशन दू के लिहाज से है वो है आर्बाइटिस्ट, दू आर्बाइटिस्ट बाय एक्स एप्सिलॉन सेट। मतलब आप किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ के साथ काम के लिहाज से बात करेंगे कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, या वो किसी कंपनी में काम करता है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो हमेशा बाय होगी। तो ये अगर आप में काम के लिहाज से बात करनी है तो बाय प्रेपोजिशन यूज करेंगे और आगे कंपनी का नाम आ जाएगा। फिर है माखन वर्ब। उसकी एग्जांपल में मैंने ईयर माख दी हाउस ऑफ गार्डन। जर्मन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, उनको का बेहतरीन तरीका ये है कि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको एक ये हाउस, जिसका मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले, 10 हाउस। तो हाउस का मतलब है होम, और ये एक वर्ड है आउफ, और ये एक वर्ड है आउफ। तो गाबन, तो ये एक कंप्लीट वर्ड है हाउस ऑफ गाबन, होम वर्क ऑफ गाबे। जर्मन लैंग्वेज में टास्क या वर्क को कहते हैं। तो हाउस उसके साथ अगर हम ऐड कर दें तो वो हाउस ऑफ गाबन बन जाएगा, और ये एक प्लूरल की फॉर्म में है जिसका आर्टिकल डी है। ईयर मार्क दी हाउस ऑफ गाबन, तो इसमें ये वाला ईयर आ जाएगा कि तुम लोग हाउस ऑफ गाबे या होमवर्क कर रहे हो। तो ये थी हमारी वर्ब्स के ऊपर एक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो इरेगुलर वर्ब होंगे वो हम नेक्स्ट लेसन में किसी में देखेंगे, लेकिन अभी ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स हैं। उसके साथ हमने कुछ प्रेपोजिशंस को भी देख लिया कि प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ करना है। प्रेपोजिशंस को हम डिटेल के अंदर बाद में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, लेसन में आप क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।